गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे क्षितिज के काव्यखंड का 4th चैप्टर आत्मकथ्य। ये जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। और जयशंकर प्रसाद के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़े भी होंगे या फिर इनका नाम आप सुने भी होंगे। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो हिंदी साहित्य के एक बहुत लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, या फिर ये बोला जाए कि वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाओं को उन्होंने लिखा है। तो इसलिए अगर हम ये बोले कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि थे जयशंकर प्रसाद, तो ये चीज़ें गलत नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये कि जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावादी युग के बहुत बड़े कवि माने जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छायावादी युग क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि जो आप जैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एज के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे एज थे, जैसे कि एज है मतलब जैसे कि विक्टोरियन एज है, एलिजाबेथन एज है, बहुत सारे एज हैं। तो वैसे हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे युग हैं। ठीक है, जब हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे युगों का भी उसमें जिक्र किया गया। तो उसमें जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, बहुत सारे युग हैं। तो उसमें जो एक छायावादी युग है, जयशंकर प्रसाद उस युग से जुड़े हुए हैं। और जो छायावादी युग है उसमें जयशंकर प्रसाद काफ़ी लोकप्रिय हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद ही हैं। छायावादी युग में आपके सुमित्रानंदन पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। बहुत सारे ऐसे कवि लोग हैं जो, या बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने छायावादी युग में अपनी रचनाओं को लिखा है और काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। तो अगर हम ये चीज़ देखें कि जैसे एक मकान है उसको खड़ा करने के लिए जैसे 4 पिलर की ज़रूरत होती है, तो वैसे ये जो छायावादी युग था उसके ये 4 स्तंभ थे, यानी कि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ये जो चारों लोग थे वो क्या थे, छायावादियों के 4 स्तंभ माने गए थे। और इन चारों लोगों की रचना क्या थी, छायावादी युग में काफ़ी लोकप्रिय थी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो कविता है ये है क्या। ठीक है, या फिर इस कविता का जो शीर्षक है वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि कोई भी जो शीर्षक होता है वो क्या होता है, वो केंद्र बिंदु होता है। कोई भी पोयम हो या स्टोरी हो उसी के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती रहती है। यानी कि जो भी शीर्षक होता है वो क्या होता है, कहानी या कविता का केंद्र बिंदु होता है और पूरी कविता या कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो अगर इसका शीर्षक है आत्मकथ्य, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी कविता है वो इसी आत्मकथ्य यानी कि इसी से जुड़ी हुई है और इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आत्मकथ्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि आत्मकथ्य का मतलब क्या होता है, ये आत्मकथ्य कहते किसे। तो आत्मकथ्य मतलब होता है अपनी आत्मकथा। ठीक है, अपनी आत्मकथा, यानी कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को क्या होता है कि अपने जीवन के बारे में लिखने का शौक़ होता है। ठीक है, कुछ लोग डायरी लिखते हैं, डेली लिखते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं अपने जीवन की गाथाओं को आत्मकथा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहा है। यहाँ पर वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाह रहे हैं बल्कि आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनके आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करिए, आप अपनी आत्मकथा को लिखिए। लेकिन वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाह रहे हैं क्योंकि वो समझ में नहीं उन्हें आ रहा है कि वो अपनी आत्मकथा क्यों लिखे। क्योंकि अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो अपने जीवन के सारे अप्स एंड डाउन्स लिखेंगे, अपने जीवन के अपने जीवन में जितना उन्होंने सक्सेस को अचीव किया है या जितना वो फेलियर हुए हैं वो सारी चीज़ें उसमें वो बताएंगे। तो वो यही सोच रहे हैं कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूँगा तो मैं इन सारी चीज़ों का जिक्र करूँगा और मेरे जीवन में सफलता या खुशियाँ नाम की तो कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। तो अपनी अगर मैं आत्मकथा लिखूँगा तो सिर्फ अपनी असफलताओं को, अपनी गलतियों को और अपनी हार का ही उसमें जिक्र करूँगा। तो ऐसी आत्मकथा को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक किसी सुख को पाया नहीं है। तो अपनी आत्मकथा में सिर्फ अपने दुखों को, अपनी कमियों को, अपनी असफलताओं को लिखना सही नहीं है, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहे हैं। एक तो रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन की असफलताओं का जिक्र करेंगे। और अगर असफलताओं का जिक्र करेंगे तो उसके कारण को भी बताएंगे। तो अगर वो अपने रीज़न्स को बताते हैं तो वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके अपनों का जो रियल फेस है वो दुनिया के सामने आए।
ठीक है। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लाइफ में फेलियर है तो उसका रीज़न क्या है, उनके अपनों ने उन्हें किस तरह से चीट किया है, उनके सक्सेस को उनसे छीना है। तो वो नहीं चाह रहे कि अपनी आत्मकथा में वो उन सारी चीज़ों का जिक्र करें, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके अपने हैं, यानी कि उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखें, ताकि लोग जाने कि जयशंकर प्रसाद कौन थे या उनका व्यक्तित्व कैसा था। लेकिन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लोगों के सामने अपने व्यक्तित्व को नहीं रखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जब लोग उनसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो वो यही कह रहे हैं कि मैं एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ और मेरा जीवन क्या है, बहुत अभावों से भरा हुआ है, तो मैं क्या अपनी आत्मकथा में लिखूँगा। ठीक है, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहा है। तो जब उन्हें लोग इंसिस्ट करते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो आत्मकथा अगर हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने फ्लैशबैक में जाएंगे, एक याद को उठाएंगे और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें क्या हो जाएंगी, एक एक करके आती जाएंगी, फिर वो जो एक लंबा चैन बनता जाएगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं अपने अतीत में झाँक कर देखता हूँ तो मेरा जो मन है वो एक याद को अगर मैं टटोलता हूँ तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें क्या हो जाती हैं, आती जाती हैं, और फिर यादों की एक बरसात होने लगती है। ठीक है, यानी कि एक एक करके बहुत सारी यादें आती जाती हैं और मैं उन यादों में क्या हो जाता हूँ, घिर जाता हूँ। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को, यानी कि अतीत में उन्होंने बहुत सारा खुशियाँ तो पाया नहीं है या फिर बहुत सारी सफलता तो पाई नहीं है, इसीलिए वो इससे बचना चाह रहे हैं। लेकिन जब लोग उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं तो अपनी आत्मकथा को लिखिए आप, तो वो यही चीज़ कह रहे हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। मधुप मतलब होता है भौरा। ठीक है, तो यहाँ पर वो मन रूपी भौरे को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं मधुप गुनगुना कर क्या जाता, जैसे भौरा क्या करता है, गुनगुनाता है, तो वैसे ये जो मन रूपी भौरा है वो भी गुनगुना रहा है। ठीक है, गुनगुना रहा है, गुनगुनाने का मतलब है कि एक एक यादें क्या कर रहा है, उनके सामने ला रहा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी या अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्ती, यहाँ पर मुरझाने का मतलब क्या हो गया, हरी पत्तियाँ मतलब कि ताज़ा यादें, मुरझाई पत्तियाँ यानी कि अतीत की यादें। गिर रही पत्तियाँ, देखो कितनी आज घनी। जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा नहीं गिरती हैं, लेकिन जो पत्तियाँ सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, वो एक एक करके गिरती जाती हैं। ठीक है, तो वर्तमान की उतनी यादें नहीं होंगी जितनी कि अतीत की यादें होंगी। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जब उन्हें लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो वो यही कह रहे हैं कि जब ये मन रूपी भौरा क्या है, मन रूपी भौरा क्या है, वो क्या कह रहा है, अपनी बहुत सी कहानियों को कह रहा है। तो अपने मन रूपी भौरा को एड्रेस कर रहा है या संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि हे मन रूपी भौरे, तो गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। ठीक है, यानी कि उनके जीवन को सुख पहुंचाने वाली ऐसी कौन सी खुशियां हैं जिसको वो बताने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जब वो अपने अतीत में जाकर देख रहे हैं तो मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ, देखो कितनी आज घनी, यानी कि ऐसा कौन सा खुशी है जिसको याद करने की कोशिश कर रहा है या बताने का तो प्रयास कर रहा है। क्योंकि मैं अपने अतीत में जा रहा हूँ तो एक एक करके मेरे सामने बहुत सारी यादें आ रही हैं, लेकिन वो यादें ऐसी नहीं हैं जिसको याद करके मैं बहुत खुश हो जाऊँ, बल्कि उन यादों में मैं क्या करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे घिरता चला जा रहा हूँ। ठीक है, देखो कितनी आज घनी, यानी कि वो सिर्फ एक याद नहीं आ रही है, अतीत की बहुत सारी यादें क्या हो रही हैं, एक एक करके आती जा रही हैं। तो हे मन रूपी भौरे, तो गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैं उन यादों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उन यादों में मैं क्या कर रहा हूँ, घिरता हुआ चला जा रहा हूँ। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यहाँ पर वो इस संसार को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इस संसार को वो क्या आकाश से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं, या उसको संसार को आकाश के रूप में बता रहे हैं और कह रहे हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। जैसे आप रात में आकाश को देखोगे उसमें असंख्य तारे होते हैं, वैसे इस संसार में असंख्य लोग हैं और असंख्य जीवन इतिहास, यानी उन असंख्य लोगों के जीवन के क्या हैं, इतिहास भी हैं। तो जिस तरह से इस गंभीर अनंत नीलिमा, यानी कि जिस तरह से अनंत आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, कितना विस्तृत कितना विशाल होता है, वैसे ये संसार भी क्या है, बहुत विस्तृत और विशाल है। असंख्य, आकाश में असंख्य तारे होते हैं, तो वैसे ही संसार में भी क्या असंख्य लोग हैं। जीवन इतिहास, और जिस तरह से हर तारे का अपना एक इतिहास होता है, वैसे ही हर इंसान का अपना एक क्या होता है, इतिहास होता है, उसकी अपनी एक जीवन गाथा होती है। तो यही कह रहे हैं कि इस संसार में असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन की गाथाओं को लिखा है। यह लो
करते ही रहते हैं, अपना व्यंग मलिन उपहास। ये जो कविता है वो क्या है, साधारण बोलचाल की भाषा में खड़ी बोली की कविता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग, व्यंग मतलब क्या होता है, टॉन्ट, मलिन इतिहास, ठीक है। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, मलिन मतलब कि मैला हुआ, मैला मतलब कि बहुत अच्छा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उपहास का मतलब होता है हंसी का पात्र बनना। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब वो इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के इतिहास को लिखा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तो अपने जीवन के इतिहास को, अपनी आत्मकथा को लिख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लोग उस आत्मकथा को पढ़कर उनके साथ सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, उन्हें सिंपैथी नहीं देंगे, बल्कि उल्टा क्या करेंगे, उनका मजाक ही उड़ाएंगे। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी वो लोग खुद ही क्या है, अपने आप को मजाक का पात्र बना रहे हैं। क्योंकि दुनिया क्या है, हमारे कमियों में या हमारी असफलताओं में या हमारी गलतियों में या हमारी हार में हमें सिंपैथी नहीं दिखाती, उल्टा हमारा क्या करती, मजाक उड़ाती रहती है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यहाँ पर अब वो उन्हीं लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करिए, अपनी आत्मकथा लिखिए। तो वो यही कह रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालूं, यानी तब भी तुम चाहते हो, वो अपने उन्हीं अपनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता, दुर्बलता मतलब कि अपनी कमियाँ, अपनी बीती, बीती मतलब कि आत्मबीती, आत्मबीती मतलब आपका अतीत, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यानी कि तुमको पता है कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो औरों की तरह मैं भी क्या करूंगा, मजाक का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी आप बीती को कविता या कहानी के माध्यम से लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो या गागर रीति, गागर मतलब यहाँ पर जीवन को लिया गया और रीति मतलब खाली, ठीक है। तो जिस तरह से गागर यानी कि घड़ा क्या होता है, खाली होता है, वैसे इनका जीवन भी क्या है, पूरी तरह से खाली है, यानी कि ना तो उसमें कोई सफलता है और ना ही कोई खुशियाँ हैं। तो यही कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, यानी अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, अपनी आप बीती लिखूंगा, अपनी आप बीती में अपने जीवन की कमियों को लिखूंगा, तुमको सुनकर उसको कोई सुख मिलेगा, क्योंकि मेरा जीवन क्या है, बिल्कुल एक खाली घड़े की तरह है। तो उसको सुनकर तुमको कौन सा सुख मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम ही हो खाली करने वाले। यहाँ पर मैं यही बोल रही थी ना कि यहाँ पर क्या होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि अपने जीवन के डाउन्स के रीज़न हम होते हैं और बहुत बार क्या होता है, हमारे अपने होते हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम ही हो खाली करने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो, यानी अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं अपने जीवन के सारे फेलियर्स का जिक्र करूंगा, और अगर अपने फेलियर्स के यानी असफलताओं का जिक्र करूंगा तो उसका रीज़न भी बताऊंगा, और अगर मैं रीज़न बताऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें तुम्हारा भी जिक्र आ जाए या फिर तुम ही अपने आप को उस असफलता का कारण समझो। इसीलिए कह रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो। यानी अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो अपनी सारी असफलताओं को लिखूंगा, उसका कारण बताऊंगा, और जब तुम उस कारण को पढ़ोगे या सुनोगे या समझोगे तो कहीं ऐसा ना हो तुम अपने आप को ही उसका कारण समझ बैठो। यानी किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो। यानी कि मेरे जीवन में अगर कोई असफलता है या मेरा जीवन अगर अभावों से भरा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और उसमें अगर जिक्र करो तो तुम अपने आप को ही क्या करो, गिल्टी फील करो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, मेरा रस ले अपनी भरने वाली, यानी मेरे जीवन की खुशियाँ, रस का मतलब यहाँ पर उनके जीवन की खुशियाँ या फिर उनके जीवन की सफलता, मेरा रस ले अपनी भरने वाली, यानी मेरे जीवन की खुशियों को, मेरे जीवन की सफलताओं को अपने हिस्से में जो तुम कर लियो। अगर मैं अपने जीवन की असफलताओं का जिक्र करूँगा तो मैं उन सारी चीज़ों का जिक्र करूँगा, तो कहीं तुम अपने आप को ही गिल्टी ना फील करने लगो कि जो तुम्हारे जीवन में जितना तुमने सक्सेस अचीव किया है वो मेरे हिस्से का है, ठीक है। कहीं तुम बाद में अपने आप को पछतावा ना होने लगे। इसीलिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अपनी आत्मकथा लिखूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूँगा तो मैं अपने जीवन के सारे अप्स एंड डाउन्स का जिक्र करूँगा, और अगर मैं अपने डाउन्स का जिक्र करूँगा तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न मेरे अपने ही हैं। तो अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूँगा तो उन अपनों का भी जिक्र करूँगा, और फिर अगर वो अपने उस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो हैं वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं।